सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है। तो आंसर होगा रूबल नागी ने। प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना आप, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, लिख लो, क्योंकि ये भारतीय शिक्षक हैं या भारतीय शिक्षिका हैं, रूबल नागी इनका नाम है। और अभी इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। और कहां पर दिया गया इनको ये पुरस्कार? दुबई में, जो अभी हमने पढ़ा था ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसमें पुरस्कार के रूप में 10 लाख US डॉलर दिए जाते हैं। अच्छा, इनको ये पुरस्कार किसने प्रदान किया? दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इनका नाम है। जो ये भारतीय शिक्षिका हैं रूबल नागी, ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 इस बार एक भारतीय को दिया गया है, रूबल नागी इनका नाम है। इस पुरस्कार के बारे में आपको बता दूं तो ये एक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है और ये उन शिक्षकों को दिया जाता है हर साल जिसने अपने पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पहली बार किसी इंडियन को ये दिया गया था, उनका नाम था रणजीत सिंह डिसाले। 2020 में इनको दिया गया था, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और जब इनको ये पुरस्कार दिया गया था ना, भारत में मैक्सिमम एग्जाम्स में ये प्रश्न आया था और इसी बिहाफ पे मैं कह रहा हूं अभी ये रूबल नागी को दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली ये दूसरी भारतीय बन गई हैं। तो अब ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और लास्ट ईयर का भी मैं आपको बता दूं, 2025 में ये दिया गया था मंसूर अल मंसूर को, वो सऊदी अरब से हैं। और अभी जो 2026 में ये दिया जा रहा है, ये 10वें नंबर का ग्लोबल टीचर प्राइज दिया जा रहा है। बीच में एक दो तीन साल ये दिया नहीं गया था, तो इस तरह से अभी 10वें नंबर का है। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जैसे अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि देखो, अगर बात करते हैं ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले अभी पहले एशियाई कौन बने थे? अनंत अंबानी, वंतारा के संस्थापक है। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड ये डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार यह भी वेल्ला माला सिमन्ना को मिला था, जो कि एक तेलुगु लेखिका है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को दिया गया। 2025 का टर्नर पुरस्कार नानू कालू को मिला, स्कॉटलैंड से है और ये आर्ट की फील्ड का एक अवार्ड है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न अभी एक भौतिकी विज्ञानी जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। मरणोपरांत इनको मिला, पिछले साल ही इनका निधन भी हो गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, उसे कहते हैं इजराइल शांति पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया को मिला, ब्राजील से है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को मिला, महाराष्ट्र से है। कैंटन आर मिलर अवार्ड IUCN के द्वारा दिया जाता है, सोनाली घोष को दिया गया। ये अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो याद रखेंगे, अभी केरल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट पेश किया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। इसमें केरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 46,236.52 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि राज्य के कुल बजट का 19.07% है। तो ये राज्य में बुजुर्गों की बढ़ती बुजुर्ग आबादी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। सिंपल सा याद रखेंगे, बुजुर्गों के लिए समर्पित अभी बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? केरल बन गया है। अच्छा, आपको याद होगा बुजुर्गों के लिए अलग से आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था? पिछले साल केरल बना था, हमने पढ़ा था। अच्छा, इसी तरह से 2-3 प्रश्न आपके और बनेंगे। जैसे अगर पूछते हैं कि बच्चों के कल्याण और उनके विकास के लिए समर्पित जो बाल बजट है, चाइल्ड बजट, उसको पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। और अगर पूछे पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो फिर आंसर करना उत्तर प्रदेश। और आज जो हमने बात करी है वो बुजुर्गों के लिए समर्पित अभी बजट है, उसको पेश करने वाला पहला राज्य केरल है। अच्छा, मैं आपको केरल तो ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले बुजुर्गों की बात हो रही है, वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है, तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे कि अगर बात करते हैं प्रयागराज पुलिस, इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की थी, कौन सी? सवेरा। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन
की जो उम्र है उसको 60 से घटा के 50 वर्ष कर दिया था। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र ने शुरू की वरिष्ठ नागरिकों के लिए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है 1 अक्टूबर को। और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस 15 जून। मतलब बुजुर्गों से संबंधित ये 3 दिवस होते हैं। आपको याद होगा ग्लोबल एजिंग इंडेक्स आया था पिछले साल, उसमें भारत की रैंक है 123, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और ये हमने पढ़ ही लिया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी कौन थी? वत्सला, जिसका भी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। आयु 100 वर्ष से ज्यादा थी। अब बात तो हमारी केरल की चल रही है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु हाथी हो गया। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोनिकोना। वृक्ष है नारियल का फल है कटहल। मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क है। यहाँ पे डुक्की डैम पेरियार नदी पर है। यहाँ का क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनी अट्टम हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे। ओणम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? याद रखना विश्व उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। कुछ और प्रश्न देखें केरल से, तो हमने पढ़ा था केरल की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल किया गया। औषधीय पौधे आरोग्य पच की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया, केरल से थे। मत्स्य शक्ति परियोजना यहाँ पर शुरू हुई थी। भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और जो केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला मलयालम सिनेमा का जो सब सर्वोच्च सम्मान होता है, जेसी डेनियल पुरस्कार, अभी 2024 के लिए दिया गया अभिनेत्री शारदा को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना केरल से सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने कहा कि वो अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर स्थापित करेगा। तो देखो इसको समझते हैं कि अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर क्या है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं, उनको पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित करना होता है। न कि धरती पर किसी बिल्डिंग में उनको रखना होगा, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में एक कक्षा में एक ऑर्बिट में उनको स्थापित करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एआई के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स है ना, इनको कैलकुलेशन और कूलिंग के लिए भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। तो स्पेस में अगर इनको रख देंगे तो क्या होगा, वहां पे हम सोलर पैनल लगा देंगे, तो उन्हें लगातार सूर्य से स्वच्छ ऊर्जा मिलती रहेगी, वो लगातार काम करते रहेंगे। हमें अलग से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे यार ऊर्जा बनाओ जल्दी जल्दी उनको देनी है। वो ऊपर ही सूर्य से ऊर्जा लेते रहेंगे और काम करते रहेंगे। अब ऐसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हीटेड भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उनको कूलिंग करने के लिए अलग से हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो स्पेस में तो मामला ठंडा है, तो वो गर्म भी नहीं होंगे इतने, तो वो टेंशन भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर का मतलब यही हो गया कि अंतरिक्ष में एक एआई डेटा सेंटर हमें बनाना है। हमें नहीं बनाना, मतलब ये चाइना बनाना जा रहा है। काहे कि 5 साल में बना लेगा। आपको मतलब समझ में आ गया ना, मैंने आपको मतलब समझाया। और वहां बनाने का फायदा क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। वो सूरज से एनर्जी लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, कूलिंग की भी टेंशन नहीं है, कूल रहेंगे हमेशा। और चाइना ही केवल ऐसा नहीं कर रहा है, आपको बता दूं, इसी तरह से गूगल ने भी अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर का निर्माण करने के लिए 2027 तक प्रोजेक्ट सनकेचर लॉन्च करने की घोषणा की है। और एनवीडिया कंपनी है, उसका एक स्टार्टअप है स्टार क्लाउड, वो भी इस पे काम कर रहा है। वैसे तो एलन मस्क भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने बात करी है चाइना की। मैं आपको चाइना तो लेकर के चलूंगा, लेकिन यहाँ पे एआई की बात हो रही है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको पहले रिवाइज कराता हूँ, फिर चाइना चलते हैं। तो अगर बात करें चैट जीपीटी, इसके निर्माता है ओपन एआई, और इन्होंने ही 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया, जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री, जिनका नाम रखा डेला, इनको नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना था अल्बानिया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है।
महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई को लॉन्च किया था और ये भारत का पहला एआई आधारित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल एआई शो का आयोजन हुआ था अबू धाबी यूएई में और भारत ये अभी फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन करेगा नई दिल्ली में। भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम इंद्रजाल है और भारत ने अपना पहला एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का निर्माण किया, मुख्यालय बनाया मुंबई में और पहले प्रेसिडेंट है विजय कलियंत्री, ये नाम याद रखना। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम से एक एआई सिस्टम बनाया है। आइला मतलब हो गया आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट और ये प्रश्न अभी आपके एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद एफकेट के एग्जाम में पूछा गया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था मुझे। और ये भी याद रखना एआई के फादर कहे जाते हैं जॉन मैकार्थी और एआई के गॉडफादर पूछेंगे तो जेफरी हिंटन है। ठीक है, जॉन मैकार्थी वाला प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। बाकी चाइना की बात हो रही थी आज हमारे प्रश्न में, तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है ना यांगतीसी, ये आपको चाइना में मिलेगी। चाइना का शंघाई शहर इसी के किनारे है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को कहते हैं। कुछ और प्रश्न देखोगे चाइना से तो आ जाओ। अभी चाइना के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्सेल वर्सेल पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन देता है? यूनेस्को देता है। अभी 12वें वर्ल्ड गेम्स हुए थे चाइना के चेंगडू शहर में। अब अगला जो 13वां संस्करण होगा जर्मनी में। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स भी हुए थे चीन के बीजिंग में। और पिछले साल जो 25वां एससीओ समिट हुआ था चाइना के तियानजिन में हुआ था। 11वें वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 हांगझाऊ चाइना में हुए थे। टॉप पे चाइना था, दूसरे पे भारत, तीसरे पे जापान। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश ने शुरू किया? चाइना। विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम द्वीप बनाएगा चाइना। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई है जिसका नाम है तियान शान शेंगली सुरंग, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। और YJ-20 ये एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, इसका भी अभी सफल परीक्षण किया था चाइना ने और इसी का दूसरा नाम है ईगल स्ट्राइक 20। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है आकाश, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा जी चंद्रमौली। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट बुक है ये, मतलब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। तो वैसे बुक का जो पूरा नाम है वो भी मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो। द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, आकाश। ठीक है, तो हमें आकाश नाम याद रखना है। अगर इसी को मैं हिंदी में बोलूं तो आप बोलोगे पहले स्वदेशी सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, कौन सी? आकाश। तो आकाश का नाम ध्यान रखना। और अब इसको लॉन्च किया हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने। कहां से लॉन्च किया? डीआरडीओ के हेडक्वार्टर से, जो आपको पता है नई दिल्ली में है। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जी चंद्रमौली ने। और आकाश मिसाइल के निर्माण में इनका विशेष योगदान रहा है, जी चंद्रमौली, और इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इनका नाम इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी 2026 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से इस पे 2-3 स्टार लगा लेना। ठीक है, तो बुक का नाम, किसने लॉन्च किया, किसने लिखा है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है जी चंद्रमौली अभी इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला। ठीक है, तो प्रश्न ध्यान रखना आप। अब आकाश मिसाइल की हम बात कर लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर यहीं से स्टैटिक निकालने की कोशिश करे। ठीक है, तो आकाश मिसाइल की बात करते हैं। अच्छा, ये एक और नाम ध्यान रख लेना, डॉक्टर आर प्रहलाद, ये इस बुक के सह लेखक हैं, साथ में मिलकर के इन्होंने भी लिखा है। आकाश मिसाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये भारत की पहली स्वदेशी सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यहीं से ये प्रश्न आ जाता है सिंपल सा। और हाँ, याद रखना इस मिसाइल को राजेंद्र नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित रडार है, मतलब उस रडार का नाम है राजेंद्र, उसके द्वारा ये समर्थित है। समर्थित है मतलब ये जो रडार है जिसका नाम राजेंद्र रखा है वो आकाश मिसाइल की आंख और कान है, मतलब ये उसे गाइड करते हैं, ये उसे रास्ता दिखाता है, ये रडार। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। और आपको याद होगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आकाश मिसाइल के 2 अपग्रेडेड वर्जन की हमने बात करी है कई बार। एक आकाश प्राइम
और उसके बाद आया था आकाश NG न्यू जनरेशन। पढ़ा है हमने इन दोनों को, DRDO ने इनका सफल परीक्षण किया है जब हमने पढ़ा इनके बारे में। और याद रखना ये जो आकाश NG है, मतलब न्यू जनरेशन वाली जो ये आकाश है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, ये एक स्वदेशी तकनीक है, इसका इस्तेमाल हुआ है। काम क्या होता है इसका? रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का काम क्या होता है? ये रेडियो तरंगे भेज करके दुश्मन के विमान का पता लगाती है और फिर उसे फॉलो करके उसके पीछे जाकर के उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको ध्यान में रखना। यही प्रश्न आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि आकाश NG में किस स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। उसका काम क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है। सबसे पहले एक और बुक मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ ने एक बुक लिखी है, ये 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। ये भी बहुत चर्चा में है, तो सिर्फ मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस बुक को आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में जरूर आएगी बुक, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। जब ये लॉन्च हुई थी तब भी हमने इसको खूब रिवाइज किया था, लेकिन अभी ये बुक फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सिंपल सा बुक और उसके ऑथर का नाम आप याद रख लेना, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। किसने लिखा? मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। अब आ जाओ, मैं आपको बुक्स रिवाइज कराऊं कुछ। एक बुक हमने पढ़ी थी, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, इसको लिखा VS रवि ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड को SN अहमद ने। बिलीवर दलीमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर को अभिषेक चौधरी ने। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया को दिनेश कुमार गुप्ता ने। द राइज ऑफ द हिटमैन, उनके ऊपर है ये, रोहित शर्मा के ऊपर, R कौशिक ने लिखा। MS स्वामीनाथन, द मेन वो फेड इंडिया को प्रेमबदा जयकुमार ने। द कॉन्साइंस नेटवर्क को सुगाता श्रीनिवास राजू। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया को राम माधव ने। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। और हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड को प्रेम प्रकाश ने। ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को DY चंद्रचूड़ ने, जो कि हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और वाई भारत मैटर, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। ये बुक तो एग्जाम में आ भी चुकी है। गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन को संदीप मिश्रा ने लिखा। ठीक है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखें उसके पहले आपको मतलब आपके लिए 2-3 होमवर्क प्रश्न रखता हूँ। एक ये प्रश्न है, पूछ रहा है कि जो न्यू जनरेशन जो आकाश मिसाइल है, जिसे आप आकाश NG बोलते हो, किस तरह की मिसाइल है बताओ। ऑप्शन पढ़ो, बताओ क्या है आंसर। अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, वही वाली बात है, मेरे ख्याल से दोनों प्रश्न सेम ही है ना, पीछे वाला और ये वाला, बस एग्जाम अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहां पर हुई? तो आंसर होगा उड़ीसा। हम बात कर रहे हैं ब्लैक स्वान समिट 2026 की। अभी 5 और 6 फरवरी को हुआ था। ये कहां पर? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ। भारत नेत्र पहल के तहत इसका आयोजन किया गया और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। 24 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। उद्देश्य क्या है? उड़ीसा को AI फिनटेक और इंश्योरटेक के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना। और हमने कहा ना कि भारत नेत्र पहल के तहत इसका आयोजन किया गया। भारत नेत्र पहल क्या है ये, इसकी बात करें एक बार, तो भारत नेत्र इनिशिएटिव, ये उड़ीसा सरकार और सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा को फिनटेक और AI का अग्रणी केंद्र बनाना है। ठीक है, तो ब्लैक स्वान समिट से याद रखना, आयोजन अभी इसका पहली बार भारत में हुआ। भारत में भी कहा? भुवनेश्वर में हुआ। अब कुछ और इसी तरह के सम्मेलन हम देखते हैं। अगर बात करें 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट अभी उज्बेकिस्तान में हुआ। नाटो समिट अभी हैग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में। एशियाई राज्य की 23वीं राजनयिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक अभी नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची झारखंड। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापत्तनम में। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। और समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज हुआ था तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 हुई थी जेनेवा में। INC मतलब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी। ठीक है, तो ये कुछ समिट्स थी, रिवाइज करी हमने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भूटान की महारानी जी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा असम। तो भूटान की महारानी जी कौन है, क्या नाम है? ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, ये इनका नाम है। और अभी इनको भारत के असम में
22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और हाशिए पर पड़े समुदायों की सहायता के प्रति उनके आजीवन समर्पण के लिए दिया गया है। एक्चुअली में उनका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है तारायाना, उसके माध्यम से ये लोगों की मदद करती है और उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। कहां पर दिया गया इनको ये सम्मान? असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में। और प्रदान करने वाले कौन थे, किनके द्वारा दिया गया? मतलब जो असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा। और इस पुरस्कार के बारे में बता दूं, इस पुरस्कार का नाम बोडो धर्म के जनक उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो शांति, अहिंसा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं। पुरस्कार राशि की अगर बात कर लें एक बार, तो पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस पुरस्कार से संबंधित एक एक पॉइंट, सब तरह का पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि प्रश्न और अवार्ड वाला तो अब मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिए अवार्ड वाले प्रश्न। तो भूटान में आपको ले चलता हूँ, एक काम करते हैं भूटान चलते हैं। तो ये रहा मैप में भूटान। पहले तो आप मैप में देखो, कैपिटल थिम्पू होती है, करेंसी यहाँ पे भारतीय रुपया भी चलता है और वहाँ की एंगल ट्रम भी चलती है। प्रधानमंत्री है शेरिंग टोब्गे और यहाँ के राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक। और आज हमने महारानी जी का नाम भी पढ़ा, ग्यालयुम वांगचुक। ठीक है, ग्यालयुम वांगचुक नाम याद रखना। बाकी याद रखना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की थी भूटान ने। दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की भूटान ने। और भारत और भूटान मिलकर के 5 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से? वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो चूका है, कुरीचू हो गया, ताला हो गया, मांगदेचू हो गया, पुनात सांगचू सेकंड हो गया। उनकी सबकी कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना कि अभी शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 ये अभी शुरू हो चुके हैं। पूछ रहा है कहां पे शुरू हुए, तो आंसर होगा इटली में। बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 की। ये भैया शुरू हो गए, अभी 6 फरवरी को शुरू हुए, 22 फरवरी तक ये चलेंगे। और कहां पर? इटली के मिलान और कार्टिना शहर में इनका आयोजन किया जा रहा है। याद रखना, इटली जो है ना, तीसरी बार विंटर ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। कई कई बार या कई कई जगह आपको सुनने को मिलेगा कि इटली चौथी बार ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। दोनों बात सही है। अब आप कहोगे दोनों कैसे सही हो सकता है? या तो तीसरी बार कर रहा होगा या चौथी बार कर रहा होगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, सुनने का फर्क है। मैंने पहले लाइन में कहा कि इटली तीसरी बार विंटर ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इससे पहले 1956 में और 2006 में विंटर ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर चुका है और अब ये तीसरी बार कर रहा है। फिर मैंने दूसरी लाइन बोली थी कि इटली चौथी बार ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। ये बात भी सही है क्योंकि 2 बार तो पहले विंटर ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर चुका है ये, और एक बार समर ओलंपिक गेम्स को भी होस्ट कर चुका है 1960 में। तो उस तरह से देखेंगे तो ये चौथा ओलंपिक गेम हो गया इटली में। ठीक है, तो प्रश्न को घुमाने वाली बात है, इसलिए कहते हैं प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और समझना भी ध्यान से है। बाकी लास्ट टाइम अगर बात करें, विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में हुए थे बीजिंग चाइना में, और अभी हो रहे हैं, और अगली बार कब होंगे? 2030 में होंगे, वो फ्रांस में होंगे। अच्छा, इस वाले विंटर ओलंपिक गेम्स में भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी है, आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग में और लद्दाख के स्टेंजिंग लुंडुप, ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग में क्वालिफाई इन्होंने किया है यहाँ पे, तो ये जा रहे हैं। अच्छा, मैस्कोट याद रखना, मैस्कोट क्या है? टीना और माइलो। और ये क्या है? ये स्टॉट्स है, मतलब नेवले जैसी प्रजाति होती है। तो एक का नाम टीना रखा, एक का नाम माइलो, मतलब जो इसके मेजबान शहर है ना, उन्हीं के नाम पे आप देखोगे, उन्हीं से प्रेरित इनके नाम है। कोर्टेना से नाम आ गया टीना, मिलान से आ गया माइलो। और ये भी ध्यान रख लो, पहली बार इसमें जो एक नया गेम शामिल हो रहा है वो कौन सा है? इसकी पर्वतारोहण। ठीक है, तो ये तो जो हमारा करंट अफेयर्स में चल रहा है विंटर ओलंपिक गेम्स, उससे संबंधित मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए। अब कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, ध्यान से सुनना। अगर बात करते हैं पहली बार जो विंटर ओलंपिक गेम्स है, ये कब हुए थे? याद रखना 1924 में हुए थे। कब हुए थे? मेरे साथ बोलो, 1924 में हुए थे। पूछेंगे कहां पर हुए थे, तो कामोनिक्स स्थान है फ्रांस में, वहां पे हुए थे। कहां पे हुए थे? फ्रांस में हुए थे। पहले विंटर ओलंपिक गेम्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लेंगे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये कहां पर हुए थे और कब हुए थे, तो 1896 में हुए थे ग्रीस के एथेंस में। और पूछ लेते हैं कि भारत ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 में किया था, सन 1900 में।
वैसे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स किन्हें कहा जाता है? बैरन डी कुपर्टिन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ज्यादा प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, 3-4 प्रश्न बता रहा हूँ, लेकिन ये धमाका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, क्या आपको पता है जो अभी नेशनल गेम्स हम पढ़ते हैं, इनको पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स ये कब और कहां पर हुए थे, तो ये 1924 में हुए थे, जब पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे ना, ऐसे याद रखो लिंक करके, जब पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे तभी ये इंडियन ओलंपिक गेम्स हुए थे, 1924 में ही मतलब। लेकिन ये हुए कहां पे थे? लाहौर में हुए थे। और स्वतंत्रता के बाद जो ये नेशनल गेम्स थे ये कहां पर हुए थे? 1948 में ये लखनऊ में हुए थे, याद रखना। बाकी ओलंपिक से और भारत से संबंधित और भी कई सारे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए रख दिए हैं, आप आराम से इसको रीड करना। ये पीडीएफ में मैं शीट ऐड करूंगा, तो पीडीएफ आपको मिली जाती है फ्री में, कहां पर? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। लेकिन अभी मैंने जितना बताया वो तो याद रखना कम से कम, बाकी और जानकारी चाहिए और इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ना है तो इस शीट में आप पढ़ सकते हो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न के पहले अब आपका टेस्ट होगा भैया। जो भी मैंने आपको बताया ना, अब मैं चेक करूंगा कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। ये सारे एग्जाम में पूछे गए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इनको आप ही को सॉल्व करना है। अब देखना आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा गजब का। ये सारे हम एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और इनको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। यहीं पे आपको अंतर नजर आएगा। करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, अगर वहां पे कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न वो लेकर के आएंगे तो वो खुद ही सॉल्व कराएंगे, लेकिन क्रैक एग्जाम चैनल पे बच्चे खुद सॉल्व करते हैं क्योंकि बच्चे होशियार हैं। तो चलो मेरे होशियार चंदो, सॉल्व करो एक एक करके। मैं फटाफट निकालता हूँ, आप वीडियो को पॉज करना और इनको सॉल्व करना। ये लो, करते जाओ। 7-8-10 प्रश्न होंगे, है ना? लगाओ सब, हम अगला प्रश्न देखते हैं। आराम से वीडियो को पॉज करना, पढ़ना और सॉल्व करना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो अभी हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रोंज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहां पर जीता? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो भारत की स्टार स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह और इन्होंने अभी अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन इवेंट में अपना पहला पीएसए ब्रोंज लेवल का खिताब जीता है। किसे हरा करके? जॉर्जिना कैनेडी को। ये इंग्लैंड की स्क्वैश प्लेयर हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में 10वें नंबर की ये प्लेयर हैं, जिनको हरा दिया अनाहत सिंह ने। और ये अनाहत सिंह के करियर का सबसे बड़ा और पहला वर्ल्ड लेवल का पीएसए खिताब है। पीएसए मतलब हो गया प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। और इस जीत के बाद अनाहत ये वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में आ गई है, जिससे वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो अनाहत सिंह का नाम याद रखना। वैसे अब आपको याद हो ही चुका होगा, बहुत बार हमने जब भी स्क्वैश की बात करी है तो इनका नाम जरूर पड़ा है। ये एक स्क्वैश प्लेयर है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, नाम देके पूछ ले इनका संबंध किस खेल से है, तो स्क्वैश प्लेयर है। आपको याद होगा भारत ने 2025 में पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता था। कब? तो जब इसका आयोजन भारत में ही हुआ था, स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ था, चेन्नई में। भारत ने इसको जीता था पहली बार। किसको हरा करके? हांगकांग को हरा करके। अच्छा, स्क्वैश से और याद आ रहा है क्या कुछ? अभी जो 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स में, उसमें पहली बार स्क्वैश को शामिल किया जाएगा। ओलंपिक में पहली बार स्क्वैश शामिल होगा 2028 वाले समर ओलंपिक में जो लॉस एंजलिस में होंगे। वैसे उसमें क्रिकेट भी शामिल होगा, लेकिन क्रिकेट के लिए हम बोलेंगे नहीं पहली बार, क्योंकि पहले भी क्रिकेट शामिल हो चुका है सन 1900 वाले ओलंपिक में। लेकिन उसके बाद अब डायरेक्ट 128 लगभग 128 सालों के बाद क्रिकेट फिर से ओलंपिक में शामिल होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 6 फरवरी को। तो हर साल याद रखेंगे 6 फरवरी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। हिंदी में बोलोगे महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये कब होता है? 6 फरवरी को होता है। मनाने का उद्देश्य महिला जननांग विकृति को पूरी तरह समाप्त करना और इस प्रथा से जुड़ी भ्रांतियों को मिटाना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना। आपको बता दो, यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है 2030 तक महिला जननांग विकृति फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को समाप्त करना है। और थीम भी रखी है वैसे इसकी, टूवर्ड्स 2030 नो एंड टू एफजीएम। एफजीएम मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन विदाउट सस्टेन कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। थीम बड़ी है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, तो ये ध्यान रखना। वैसे अभी तक देखोगे तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस,
4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और 4 फरवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में भी बनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी बन गई? रिटेल कंपनी बन गई है वॉलमार्ट। तो याद रखेंगे सिंपल सा, वॉलमार्ट ये भी जनवरी 2026 में 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ US$ के बाजार मूल्य मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी बन गई है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि विश्व की सर्वाधिक मार्केट कैप वाली बाजार पूंजीकरण वाली जो कंपनी है वो एनवीडिया है। इसका जो मार्केट कैप है वो $4.5 ट्रिलियन है। वॉलमार्ट की बात करें, स्थापना होती है 1962 में, हेडक्वार्टर अमेरिका और चेयरमैन है ग्रेग पेन्नार। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और मैं जानना चाहूंगा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो वो कौन कौन स्टूडेंट है और क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। बाकी प्लीज इस क्लास को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके एक बार, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और इसकी PDF मैंने आपको बता ही दिया था, और साथ में इसका मॉक टेस्ट लगाएं, आप रिवीजन करें, बिल्कुल फ्री होता है। कहां पर? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा RCB ने जीता। फिर पूछा था चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन ये कौन सा है, हेवन 1। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में टॉप पर रहा त्रिपुरा। किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में अभी किया गया? छत्तीसगढ़। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला भी नवीनतम यूरोपीय देश बन गया स्पेन। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी इसका सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है निवेदिता दुबे। 72वां महिला सीनियर राष्ट्र कबड्डी टूर्नामेंट 2026 जीत लिया हरियाणा ने। और भारत की प्रधानमंत्री सेतु योजना के लिए किसने $830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? वर्ल्ड बैंक। और आखिरी प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया 4 फरवरी को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था इसरो ने अभी कहां पर होप स्टेशन की स्थापना की थी, तो आंसर होगा लद्दाख। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।